प्यूरिटोनिकल स्टेप्स में उसका पहला स्टेप्स रहा कि संगीत उसने बंद करा दिया। मैं इसे जो है प्यूरिटोनिकल इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि जिस तरीके के हालात औरंगजेब के रहे, ऐसे हालातों में संगीत सुनना कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। और संगीत का मतलब ये था कि दरबार का संगीत बंद कराया था उसने, अपने पूरे किंगडम का संगीत नहीं बंद करवाया था। और दरबार में संगीत बंद कराने का रीज़न ये भी था कि सुबह सुबह वो स्टार्ट करते थे झें 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 झें, ठीक है, जिसकी वजह से जो है अब इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। उधर बुंदेला रिवोल्ट, इधर जाट रिवोल्ट, इधर जो है सतनामी रिवोल्ट, इतने सारे रिवोल्ट से जूझ रहा है। और कोई सुबह सुबह आके आपको अनारकली डिस्को चली सुनाएगा तो उसे थोड़ा सा रियली ये इनप्रैक्टिकल लगता है बहुत ज़्यादा। तो औरंगजेब ने अपना म्यूजिक, ये जो म्यूजिक बंद करवाया था, उसके पीछे उसकी खुद की कोई कंडीशंस थी। इसमें से मैं इसे प्यूरिटैनिकल नहीं मानता, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये कोई कट्टरपंथ नहीं है, ये उसका एक इंडिविजुअल डिसीजन है और वेरी गुड डिसीजन है। मैं खुद कर लेता हूँ ऐसा डिसीजन, ठीक है। इसलिए औरंगजेब का संगीत बंद कराना, वो भी दरबार का, उससे हम कट्टरपंथ को साबित नहीं कर सकते। और जो प्यूरिटैनिकल स्टेप है संगीत बंद कराने का, इसके लिए उसकी जो पर्सनल कंडीशन है वो एक तरीके से वो होती है। इसलिए इसकी वजह से जो है वो करता है। दूसरा स्टेप प्यूरिटैनिकल जो रहा संगीत के अलावा, याद रखिएगा संगीत उसने अपने सिर्फ कोर्टयार्ड में बंद कराया था और कोर्टयार्ड में म्यूजिक हमेशा से बजता ही था सुबह शाम, ठीक है। लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि म्यूजिक सुना जाए। और खुद वो बीना बजाता था, एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था बीना का, मैं आपको बता दूं। तो ये भी बात कही जाती है कि जो व्यक्ति म्यूजिक से इतना प्यार करता हो वो खुद इतना म्यूजिक से नफरत कैसे कर सकता है, ठीक। ये भी एक अहम हिस्सा था इसकी ज़िंदगी का। दूसरा प्यूरिटैनिकल स्टेप अगर हम कहेंगे औरंगजेब का, वो था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन बंद करवा दिया उसने। झरोखा दर्शन आपको पता है कि एक ऐसा दस्तूर है जिसमें राजा झरोखे मतलब खिड़की में आता है और सबको हाथ हिलाता है, फैन फॉलोइंग दिखाता है, सबको मुंह दिखाता है। तो एक बड़े शानदार तरीके से बोला जाता है कि भाई औरंगजेब मुंह दिखाए तो किसको दिखाए ऐसी सिचुएशन में, और क्यों दिखाए। जब कोई कारनामा आप बड़ा करें, ठीक है, और आपकी लाइफ बिल्कुल एप्रोप्रिएट चल रही हो, तब आप मुंह दिखाते हैं, तब आप झरोखा दर्शन करते हैं। और झरोखा दर्शन कोई ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर नाम है ये। झरोखा दर्शन तो लगभग आज की डेट तक शामिल है। आप देखो, कभी शाहरुख खान के बंगले पर जाकर देखो मॉर्निंग में, अमिताभ बच्चन के मॉर्निंग में बंगले पर जाकर देखो, फैंस जब शुरुआत में जाते हैं, सुबह सुबह काम पर जाते हैं, तो उसके दरवाजे के आगे खड़े होंगे कि अरे खान साहब आ रहे होंगे, बच्चन साहब आ रहे होंगे, और पागल रहते हैं एक डेढ़ घंटे खड़े होकर वहाँ पर। ये भी एक झरोखा दर्शन ही है, ठीक है। राजा एक तरीके से जो है अपनी प्रजा को डायरेक्टली देखता है, ठीक है, झरोखे में से। ये सब बंद कर दिया उसने। वो कह रहा था कि मैं परेशान हूँ, ये सब ड्रामेबाजी बंद कीजिए, ये सब हमें सूट नहीं करता है। तो झरोखा दर्शन भी उसने एक बंद कराया। तीसरा जो उसका बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा जो बेसिकली मैं उसे अलग तरीके से देखता हूँ, वो था कि कोर्ट में एस्ट्रोलॉजर्स को हटा दिया उसने। एस्ट्रोलॉजर्स को हटा दिया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड साइंस और इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। एक्चुअली पोस्ट मौर्य पीरियड में जब इंडो ग्रीक्स भारत में आए तो उन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजी दी, और एस्ट्रोलॉजी उन्होंने दी, और फिर बाद में आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने उसे एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट किया। और प्योर साइंस है सर, प्योर साइंस है एस्ट्रोलॉजी, प्योर साइंस है, मैथमेटिक्स है पूरी। और एस्ट्रोलॉजी फेल कहाँ होती है? एस्ट्रोलॉजी फेल वहाँ होती है जहाँ पर पाखंडी लोग इसे करने लगते हैं। अगर आप मुझसे कहते हो कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, 101%।
बट आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी ऑफ आर्यभट्टा। आई डोंट बिलीव ऑन एस्ट्रोलॉजी ऑफ तिलक लगा के बैठ गए या मस्जिद में कोई बैठ गया और फिर वो अपनी जो है प्रेडिक्शंस दे रहा है। इतने काबिल ही नहीं हो आप। अगर इतने काबिल होते तो वहाँ बैठे ना होते। और एस्ट्रोलॉजी वहाँ शुरू होती है जब आपका मैथमेटिक्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलस का एक क्वेश्चन तुमसे होता नहीं, फ्यूचर बताने को चले हो, इसलिए एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है। और भारत में तो 99%, भारत के पूरे वर्ल्ड में 99% फेल है। लेकिन कोई ये पूछे कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देन इट इज वेरी बिग क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। और द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज द फील्ड ऑफ पर्सन्स लाइक आर्यभट्टा। जब जब आर्यभट्टा जैसे लोग रहेंगे उनके हाथ की चीज है ये थोड़ी ना सुबह में लगा दिया कल तक और कब तक वाले चैनलों पर, ठीक, कि भाई आज ये लगा दो, इस पे सट्टा लगा लो, उस पे सट्टा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। पता नहीं कितनों की लुटिया दुबाटे हैं वो लोग। ये नहीं है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी नाकामयाब होने लगी। औरंगजेब बोला कि तुम बताते, तो अब आपको बता दें एस्ट्रोलॉजी का खेल। और राहुल गांधी के पास में एस्ट्रोलॉजर लाएगा, सूर्य आपका पक्का है, 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी फीलिंग्स गुड, ठीक है, बोले देखो सूर्य की अवस्था यहाँ पे पहुँच गई है और बहुत उच्च द्वार खुले हुए हैं, यहाँ पर तारामंडल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। राहुल गांधी खुश, तो वो 2-4 लाख रुपए दे देंगे ऐसे कि दे दो पंडित जी को ऐसे। एस्ट्रोलॉजी हमेशा से अप्रिशिएट करती है बड़े लोगों को, अब हमेशा से, ठीक है। और बड़े कमाल कमाल के लोग हैं अब तो, BMW, यहाँ तो कुछ भी नहीं, उन्हें देख देख कर बड़े शानदार तरीके से बिहेव करते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर झूठ बोलने का। तो औरंगजेब को जब ये चढ़ाएंगे, बोले साहब बिल्कुल शांत हो जाएगा मामला, बिल्कुल सारे रिवोल्ट बंद, सारी प्रॉब्लम्स दूर, फाइनेंशियल क्राइसिस दूर, ठीक है, आपका सूरज जो है बिल्कुल चढ़ रहा है आसमान पर। बोले गर्दन जहरीन कर दो इसकी और खटाओ इन्हें, आज के बाद कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं दिखना चाहिए। कहाँ पर? कोर्ट में। बोले खामों खां के पैसे ले रखे हैं, और एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ी बड़ी सैलरी उनकी, क्योंकि कोर्ट के हैं भैया। गवर्नमेंट का तो कोई भी है, गवर्नमेंट के तुम इतने दूर हो, SSC, CGL, CSIR, ये तमाम इतनी दूर होने के बाद भी तुम्हें इतना मज़ा आता है कि सरकारी नौकरी, सरकारी। ये सोच के देखो गवर्नमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो क्या हाल होगा। सोच के देखो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चपरासी ही बने, तो आप तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम समझने वाले हो नहीं। रिश्तेदारों में अपने उन्हें पानी पिलाता हूँ मैं, समझे, कभी भी जहर देकर निपटा सकता हूँ, ठीक है, औकात देखो मेरी। और है, ये बता रहा हूँ कि आप इतनी दूर होकर इतना खुश होते हो गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक। तो बेसिकली कोर्ट यार्ड के सारे एस्ट्रोलॉजर्स को हटा दिया, सारे के सारे। बोले हटाओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फालतू की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ऑफिशियली जितनी भी कोर्ट यार्ड में एंशेंट हिस्ट्री से एस्ट्रोलॉजर्स रहते थे सैलरी पर, ठीक है, सबको हटा दिया। लाल किला देखा किसी ने? रेड फोर्ट कहीं का भी, आगरा हो या दिल्ली हो, क्या देखा उसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट? किसी एक पर्टिकुलर महल का नाम बताइए किले के, जो किला देखा हुआ है आपने, तो क्या फला महल। लाल किला दिल्ली का कोई गया है? तुम? आगरा का क्या देखा? किले में तो ये दो ही चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है दीवाने आम और एक होता है दीवाने खास। दीवाने आम वो जगह होती है जब आप एंटर करोगे लाल किले में,
तो पहला द्वार वार कंप्लीट होने के बाद में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो दीवाने आम होती है। ठीक है, तो दीवाने आम वो होती है जहाँ पर आम लोगों से आकर कौन मिलता है? राजा मिलता है, वो हो गया दीवाने आम। और दीवाने खास वो है जहाँ पर कुछ खास लोगों से मिलता है, लोकसभा राज्यसभा अपने लोगों से मिलता है, उलेमाओं से मिलता है, डिस्कशन चलता है कोर्टयार्ड। ठीक है, दीवाने खास। तो दीवाने आम और दीवाने खास का जितना भी सोना चांदी लगा हुआ था सज्जा सजावट का, सबको उतरवा दिया औरंगजेब ने, सबको जो है पिघलवा कर सिक्कों में बदलवा दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस है सर, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत खतरनाक होता है, खुदा ना करे इंडिया को देखना पड़े। और कहा मुझे सिंपलिसिटी चाहिए हर जगह पर, कोई सच समझ कर नहीं आएगा। ठीक है, आधा आधा किलो 2-2 किलो के जो तुमने जेवरात पहन रखे हैं ये कोई नहीं आएगा, मुझे क्या चाहिए? सिंपलिसिटी। और फिर उसे कनेक्ट कर दिया इस्लाम से, बोले इस्लाम में सिंपलिसिटी है, किसी तरीके का दिखावा या शोइंग कल्चर इस्लाम में क्या है? हराम है। उसे जोड़ दिया उससे। और वास्तविकता क्या थी? फाइनेंशियल क्राइसिस। आम आदमी तारीफ करेगा, वाह यार क्या मुसलमान आदमी। फाइनेंशियल क्राइसिस। तो दीवाने आम और दीवाने खास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसने। ख़त्म करने का मतलब है कि वहाँ से सब कुछ हटा दिया। और फिर प्यूरोटोनिकल में कहा जाएगा उसका तुलादान। राजा अपने बर्थडे पर तुलादान एक प्रथा अपनाता था, हर एक राजा। ठीक, आज भी है ये इस तरीके के एक तरीके की टेंडेंसीज। बर्थडे सेलिब्रेशन जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का वो अलग अलग तरीके से होता है, राजाओं का कुछ अलग तरीके से होता है। हर एक व्यक्ति अपने मतलब से जितना जो करना चाहता है अपने बर्थडे पे करता है। तो राजा लोग क्या करते थे कि अपने आप के वजन के बराबर सोना चांदी अनाज ये सब चीज़ें दान करते थे। ये आपका एक तरीके से स्टेटस दिखाता है। अब योगी जी का बर्थडे आएगा तो योगी जी इंटायर नेशन के साधुओं को पूरा एकदम खिला देंगे, भोग करवा देंगे, बोले जन्मदिन है हमारा। ये भी एक तरीके का तुलादान ही है। आप मुलायम सिंह यादव के बर्थडे पे देखिए सैफई फेस्टिवल होता था, सुने हो? सलमान खान शाहरुख खान जैसे लोग तो नाचने आते थे वहाँ। ठीक है, हेमा मालिनी। ठीक है, बर्थडे का कमाल है ये भी एक तुलादान सिस्टम ही है। और फिर वहाँ पर आकर क्या बनते हैं? सब दानवीर कर्ण बनते हैं, बोले फलां आदमी को इतनी जोड़ी कपड़े दे दो, इतने आदमी को इतने दे दो। मज़ा आता है, आम पब्लिक को और मज़ा आता है ऐसे फेस्टिवल्स। बोले जन्मदिन तो 100 बार आए, तुम जियो हज़ारों साल। रीजन समझ में आया? बोले ये ड्रामाबाजी बिल्कुल बंद करो, इतनी ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, तुलादान बंद करवा दिया। ठीक है, उसका रीजन था फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसने तुलादान बंद करा दिया। अब एक बात चीज समझिए, औरंगजेब मुसलमान कौम जो है उसकी बड़ी परवाह करता था। उसके पीछे रीजन था, क्योंकि भारत में जितने भी मुसलमान पहले थे तब भी वो गरीब ही थे। और मुसलमानों की इस पर्टिकुलर पॉवर्टी सेक्शन को देखकर औरंगजेब बड़ा दुखी होता था। तो औरंगजेब ने उलेमाओं से कहा, मौलानाओं से कहा, बोले कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये पर्टिकुलर कौम आगे आए। तो इकोनॉमी बराबर एम्पायर होता है। किसी भी व्यक्ति को मजबूत करना है तो उसे इकोनॉमिकली क्या कर दो? मजबूत कर दो। बोले ऐसा प्रोविजन हम देंगे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद में
उनके टाइम का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म लिया और उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। क्या देंगे? रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन पॉलिसी आई फॉर द मुस्लिम्स इन द पीरियड ऑफ औरंगजेब। तो मुस्लिम्स की जो पर्टिकुलर पॉलिसी थी, क्या थी? रिजर्वेशन पॉलिसी औरंगजेब की, वो रही इस्लाम के या जो ये मुसलमान हैं इनकी पॉवर्टी सेक्शन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सच्चर कमेटी पढ़ी किसी बच्चे ने? तुम दोनों ने नहीं पढ़ी? कितनी बार नाम लिया है मैंने, बड़ी गलत बात है आप लोगों की। एक बार पढ़ लो, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट। सच्चर कमेटी, अगर ऐसा है तो ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, पढ़ो पढ़ो भैया पढ़ो। सच देखो, सच तो जानना ही है। सच्चर कमेटी भारत में मुसलमानों की स्थिति को बयां करने वाली कमेटी थी, जिसने भारत के मुसलमान की स्थिति को अच्छी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर देखा। बोले क्या कारण है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, सरकार को सब पता होता है, पता है ना आपको। तो इसलिए सच्चर कमेटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बड़ा शानदार सच्चर कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में जो लिखा गया वो बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और आप इतने जो है समझदार हो चुके हैं कि सच्चर कमेटी की बातों को समझ जाए। औरंगजेब के टाइम पे भी ये रिसर्च हुई, बोले कि क्या कारण है इनकी गरीबी का, कारण क्या है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। कि अब मैं ट्राइबल्स को ले जाऊं, कोई भी कम्युनिटी को ले जाऊं, कोई क्षेत्र ले जाऊं, उसका एक मेन कॉमन कारण रहता है कि क्यों ये इतना बैकवर्ड है, क्यों इतना ये अप फॉरवर्ड है। समझ रहे हैं? तो ये औरंगजेब की पॉलिसी रही रिजर्वेशन पॉलिसी। उसने कहा कि नौकरी दिलवाओ इनको। बोले अच्छा। अब नौकरी जब इन्होंने दिलवाई मुस्लिम्स को, तो नौकरी किसी के हाथ से निकलेगी। तो नौकरी थी क्लर्कियल पोस्ट की। किसकी? उन्होंने कहा कि भारत में जितनी भी क्लर्कियल पोस्ट हैं उन सब में मुस्लिम्स को अपॉइंट किया जाए। क्लर्कियल पोस्ट स्पेसिफिकली 2 थी, एक तो थे पेशगार और एक थे करोड़ी, मियाँ करोड़ी मल। ये 2 पोस्टें हैं क्लर्कियल पोस्ट। अब भाई इस चीज को समझ लीजिए, क्लर्क जो पोस्ट है, क्या बोलते हैं हिंदी में क्लर्क को? लिपिक। क्लर्क की जो पोस्ट है ये एक तरीके से ऑडिट करने वाली पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? ऑडिट। और ऑडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्यूडलिज्म। सामंतवाद का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है? ऑडिट। मुंशी जी पान खा के, ठीक है, थूक के कहेंगे साहब आ रहे हैं, यही है एटीट्यूड। ये जो चीज़ देखोगे ना आप, ये चीज़ आपको फ्यूडलिज्म से निकलेगी। जमींदार आता था घोड़े से डिग 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 डिग, टोपी लगाकर मुनीम जी बैठे रहते थे। मुनीम जी, मुनीम बड़े खतरनाक थे। आप पुरानी मूवीज़ जब देखेंगे उसमें आपको बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लगेगा ये, और बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता था, दिखाया जाता था। इतना चश्मा रहता था, हाथ में रजिस्टर यूँ करके, ठीक है, बोले यहाँ अंगूठा लगा दो, ठीक है, इस तरीके से। ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट था, ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये पोस्ट वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन द इंडिया। उस कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा मैं आपको आज भी, इसलिए बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं, कुछ छूटता नहीं इतिहास से। तो ये जब फ्यूडलिज्म आया गुप्ता पीरियड के टाइम पर, आपको पता है, तो फ्यूडलिज्म आया, इसका मतलब ये क्लर्कियल पोस्ट, ये मुनीम जी की पोस्ट, ये करोड़ी, ये पेशगारों की पोस्ट आई। और ये लोग जो बने ऑडिट, इनमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, इनमें लोग बने कायस्थ। कौन? देखिए, कायस्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनसीईआरटी पढ़ी है आपने?
कायस्थ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी हो गई और ये अच्छा खासा रुतबा भी रखने लगे सोसाइटी में, हिंदू कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री, कायस्थ। अब इनको नाम देना था कुछ, और इनकी पोजीशन, क्योंकि सोशल पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को अगर कोई चीज़ मिले या फिर तुम किसी चीज़ को दो तो लिखित में देना। किसमें? संविधान ये कहता है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, लिखित में। तो भाई इनकी पोजीशन इंप्रूव करनी थी ब्राह्मणों को, और अपर मिडिल क्लास, अपर डोमिनेटिंग सेक्शन ऑफ द इंडिया। तो इन लोग, अब मैं एंशिएंट में ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाइए। एंशिएंट हिस्ट्री का जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें याकबल्य स्मृति है। एक तरफ एक पेपर दे रखा है, आग जल रही है, चंद्रवरदाई वाला, पृथ्वीराज रासो वाला चैप्टर। तो उसमें इन लोगों को अपॉइंट किया गया, बोला कि भाई ये पर्टिकुलर जो कास्ट है, ये पर्टिकुलर जो लोग हैं, इनका भी अच्छा खासा स्टेटस है। अब इन्हें कहाँ रखा जाए? इन्हें जनरल कैटेगरी मतलब वैश्य में रखा, ब्राह्मण में रखा जाए, वैश्य में रखा जाए, क्षत्रिय में रखा जाए, या फिर शूद्र में रखा जाए? किस में रखा जाए इनको? और ये बिल्कुल निकट रहते हैं क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के, मुनीम हैं, मुंशी हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये, क्योंकि ऑडिट करने का काम किनका होता है? इन्हीं का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो इनको स्टेटस दिया जाएगा, अल्टीमेट स्टेटस, लिटरेरी स्टेटस भी दिया जाएगा। तो फिर ब्राह्मण लिखेंगे याकबल्य स्मृति में कि भाई सर से पैदा हुआ ब्राह्मण, बाजू से पैदा हुआ क्षत्रिय, जांघा से पैदा हुआ वैश्य, और पैरों से पैदा हुआ शूद्र, और इस पूरी की पूरी काया से पैदा हुआ कायस्थ। तो ब्राह्मण की काया से पैदा होने वाले लोग क्या कहलाए? बन गया स्टेटस, लेजेंडरी लोग हैं। ब्राह्मणिज्म तो एकदम थाली बजा बजा के इसने जो है प्राचीन भारत में घुमाया लोग। मैं तो ड्रामा देखता हूँ, खैर ऊपर वाले का शुक्र है कि हम उस युग में पैदा नहीं हुए, लेकिन अब बड़ा मज़ा आता है ये ड्रामा देखकर, सुनकर, पढ़कर। क्या ड्रामा रहा होगा हिंदुस्तान के अंदर। और हुनर देखता हूँ मैं ब्राह्मण्स का, प्रीस्ट का। मौलाना सेकेंडरी हैं, उलेमा सेकेंडरी हैं। जो दिमाग ब्राह्मणों ने चलाया है आज तक इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं चला। ब्राह्मण का मतलब यह है कि ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद, किसी ब्राह्मण की बात को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं। लोगों को अनटचेबल बना दिया, थाली लेकर घुमा दिया, बड़ा ड्रामेबाजी चली है एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर इन्हें पोजीशन दिलवाई कायस्थ। आप इस चीज़ के दिमाग को देखिए, क्या बेहतरीन दिमाग है उन लोगों के अंदर, कहाँ फिट किया है मामला, और नाम भी कितना बढ़िया दिया है, कायस्थ। तो उसमें कायस्थ हैं जिनको ये पोजीशन मिली, क्लर्कल पोस्टें मिली भारत की बहुत बड़ी बड़ी, और मुनीम, मुंशी, उसमें श्रीवास्तव एक अहम पोस्ट, मतलब एक तरीके से वर्ग है श्रीवास्तव का, ठीक है, जो इस सेक्शन में आते हैं। सक्सेनाज हैं, ये सारे के सारे मुनीम कहलाए, और इन्हीं की पोस्टों को ले लिया गया औरंगजेब के थ्रू। किनके लिए? मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, पेशगार और करोड़ी। ठीक है। अब ये लोग जो है ना, बात ये है कि भाई जो लोग 1000 वर्ष से एक ही काम करते आ रहे हैं, वो तो खून में बस गया उनके काम। तो अब वो अचानक से जो है किसी और अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास में पहुंच जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो करोड़ी और पेशगार की पोस्ट को बदलने से औरंगजेब को बड़ा नुकसान हुआ। औरंगजेब को क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ, करप्शन जनरेट हो गया। देखिए, अक्षमता जो होती है ना, इनकॉम्पिटेंसी, इनकैपेबिलिटी, वो करप्शन को जन्म देती है। किसको?
ये याद रखना है आप लोग। अक्षमता जो होती है। फिर बाद में औरंगजेब ने लिखा, फिर बोला कि इस पर बड़ा रिग्रेट हुआ वो, इस पर्टिकुलर कदम पर। हालांकि कदम बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट किया गया और औरंगजेब के टाइम पर इन पर्टिकुलर पोस्ट को जो है दे दिया गया। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ा, घटा नहीं इससे, बल्कि क्या हुआ, और बढ़ा। हालांकि अपनी कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर कमजोर कम्युनिटी के बारे में सोचना गलत नहीं है। इस बात में कभी इस बात को लेकर क्रिटिसाइज मत करना आप कि भाई औरंगजेब ने मुस्लिम्स को ये रखा, अंबेडकर ने दलितों को आरक्षण दिलवाया, सच्चर कमेटी ये कहती है, कभी आपत्ति मत करना। ठीक है, क्योंकि गुलशन का हर फूल क्या होना चाहिए, खिला होना चाहिए। तुम्हें यह चीज समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारे पास चाहे कितनी ही बेहतरीन बिल्डिंग क्यों ना हो, अगर तुम्हारे सामने स्लम एरिया रहेगा तो आपकी जिंदगी स्लम बन जाएगी। या तो तुम अपने अंदर के इंसान को मार कर रहोगे, जैसे कि आज की डेट में 90% पॉपुलेशन रह रही है। फर्क नहीं पड़ता क्या खूबसूरती पर? आपकी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है और सामने एक झोपड़ा है, क्या ये मानवता का हनन नहीं है? इसलिए कभी भी किसी कमजोर वर्ग को ऊपर उठते देखने पर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कभी भी। ये चीज आप अपने अंदर चेंज कर लीजिएगा जल्दी। अगर कोई कमजोर है और उन कमजोरों को कोई उठा रहा है, बूस्टअप कर रहा है किसी तरीके से, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसे अप्रिशिएट करो आप। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को कोई नेता नहीं मिलता, अंबेडकर नहीं मिलता। एक बार खेल खत्म करो ना, समझ रहे हो नहीं? अपलिफ्टमेंट हर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर किसी का। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ना, आप अपने जहन में बना लो। कोई व्यक्ति अपनी सोसाइटी के लिए भला कर रहा है और आपको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो आप उस कैटेगरी के इंसान हैं जो अपनी बिल्डिंग तो बनाना चाहते हैं लेकिन अपना स्लम सामने का हटाना नहीं चाहते। और आप कभी भी इनलाइटेंड नहीं हो सकते, आप कभी पर्सनैलिटी में वो परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महानता का बहुत बड़ा गुण है ये। रतन टाटा खुद बनते हैं तो 10,000 फैमिली को क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। अंबानी साहब नहीं करते हैं ऐसा कुछ, करते हैं, कम करते हैं। इसलिए वो महान के दर्जे में आते हैं भैया। उनका अजीम प्रेम जी देख लो आप, भारत के एजुकेशन पॉलिसी में एक तरीके से जो है ना, घी का काम किया उन्होंने। ठीक है, उस टाइम पर सर्व शिक्षा अभियान में उन्होंने वो बेंचें प्रोवाइड कराई बच्चों को कि ज़मीन पर बच्चे बैठते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, बहुत बड़ा काम किया। ये अजीम प्रेम जी जैसे लोग मुसलमान हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग मुसलमान हैं, वो मतलब समझते हैं इस चीज़ का, ज़कात का मतलब समझते हैं। अपनी 80% 60% पूरी की पूरी क्या कर दी उन्होंने, इनकम दान कर दी, और बड़े अच्छे काम के लिए, तालीम के लिए, समझ रहे नहीं? और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में शिक्षा को रोकने के लिए लोग गोली मार देते हैं एक बच्ची के। डिफरेंस है ना लोगों की सोच में, मेंटलिटी में। यही एक डिफरेंस आपको जनरेट करना है अपने जहन में। आपको बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट से। अगर आपको दर्द होता है तो आप उस कैटेगरी के लोग हैं जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पेशगार और करोड़ी की पोस्ट दी, हालांकि इससे बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट नहीं आए और बाद में औरंगजेब को कहना पड़ा कि यार ये एक गलत डिसीजन रहा हमारा, जिसकी वजह से भारत ये इनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और मजबूत क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। उसका जो थर्ड स्टेप रहा वो रहा बहुत ही विवादित, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है वो कहानी बिगाड़ चुका है अपनी। वो है टेम्पल फॉलोइंग पॉलिसी।
बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेकर चलता हूँ कि आखिर इस्लाम कहता क्या है टेम्पल फॉलन पॉलिसीज। देखिए मोहम्मद साहब के टाइम की बात है, मोहम्मद साहब के टाइम पर तमाम ट्राइबल्स थे वहाँ पर, और वो ट्राइबल्स अपने अपने पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ट्राइबल्स का तो अपना पता ही आप, कोई अपना पत्थर पूज रहा था, कोई अपना जो है जो ग्रास रूट चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर जो है लोग चल रहे थे, और फिर उसे लड़ाई के माध्यम से, क्रूरता के माध्यम से उसे फॉलो भी करवा रहे थे। एक बड़ी शानदार किताब पढ़ी मैंने, आपको बता दूं कि ट्राइबल्स की बहुत बड़ी स्टडी होती है ट्राइबल की। ट्राइबल्स में जो है ना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो एक तो नेचर को बड़ा मानते हैं, और दूसरा वो अपने जो है एंसेस्टर्स को बहुत मानते हैं। एंसेस्टर ट्राइबलिज्म में एक देवता का रूप ले लेते हैं, उनका मानना है अगर कोई एंसेस्टर गुजर गया तो उसका पेड़ लगा दिया जाएगा और फिर उसे पूजा जाएगा या माना जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग पूरे इंटायर वर्ल्ड के जो ट्राइबल्स हैं उनमें ये फितरत है। अब एंसेस्टर्स इज डिपेंड अपॉन कुल, एक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर रीजन, एक ट्राइब पर डिपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ के एंसेस्टर को वो तवज्जो, वो बातें, वो अहमियत क्या दूसरा ट्राइब देगा? समझ गए? यही सारा खेल है इस्लाम का। मोहम्मद साहब ने इन सारे ट्राइबल लोगों को क्या किया? यूनाइट किया, और उसमें जो उनकी पुरानी प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं और इविल्स कही गई हैं, उनको ख़त्म करके एक वे दिया। उन कुप्रथाओं में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रथा थी मूर्ति पूजा की। ठीक है, किसकी? इसलिए शरीयत में स्पष्ट लिखा है, और जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए शरीयत में लिखा गया है कि जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसी रहने दो, लेकिन कोई भी नए निर्माण को होने ना दो। ठीक है, कोई नया निर्माण नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? नए निर्माण को नस्ते नाबूद कर दो। अब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसी को जो है लेकर चले औरंगजेब। पुराने बिल्डिंग हैं, मंदिर हैं, उनको तोड़ा ना जाए, लेकिन नए ना बनने दिए जाएं। ठीक है, अब आपको बता दें हम कि जब तुम लीडर होकर इतना करते हो तो तुम फॉलोअर होकर कितना करोगे? तुम पुरानों को भी तोड़ दोगे। इतना तो तुम समझते ही हो ना एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और भाई साहब इस चीज़ को समझिए आप। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने कराया था गोल्डन टेम्पल पर। ठीक है, सरदारों के अगेंस्ट था ऑपरेशन ब्लू स्टार। जब मैं बताऊं उसमें गोल्डन टेम्पल भी आहत हो गया था। ठीक है, गोल्डन टेम्पल भी टूट गया था उसमें, उसके अटैक में। बस ब्लू स्टार ऑपरेशन को जहन में रखकर आप इस पॉलिसी को पढ़िएगा। जितने भी रिवोल्ट चल रहे थे, देखो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़वाए और कुछ मंदिर तोड़वाए। उनके पीछे की बैकग्राउंड पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें और बहुत अच्छा हिस्टोरियंस ने लिखा है। औरंगजेब ने सिर्फ एक मंदिर तोड़वाया था, जो वो अपनी चीज़ों में लिखता भी है, बड़ी गलती की उसने, बहुत बड़ी, और वो था सोमनाथ टेम्पल। कौन सा? तो सोमनाथ टेम्पल उसकी एक बड़ी गलती के रूप में देख रहा, उसे मलाल भी रहा इस बात का। 3 टेम्पल भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है औरंगजेब के टाइम के, जो उसने अफेक्ट करवाए, ये किए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टेम्पल नंबर 1 विश्वनाथ टेम्पल बनारस। टेम्पल नंबर 2 केशवराव टेम्पल मथुरा है शायद, और सोमनाथ टेम्पल तीसरा गुजरात।
ठीक है, पहली बात तो क्रॉस फायरिंग याद रखना आप। गोल्डन टेम्पल जैसी सिचुएशन होगी जब कोई कैंडिडेट अंदर होगा और कोई जब बाहर अटैक करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी द फर्स्ट प्राइमरी सेगमेंट फॉर द अटैक। अगर आप अटैक करेंगे तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर गिरेगा। ठीक है, आप देखो ना लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, पूरी की पूरी पार्लियामेंटें उड़ जाती हैं धूम। तो आप क्रॉस फायरिंग समझिए, आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को समझिए, तब आप इस पॉलिसी को पढ़िएगा। सोमनाथ टेम्पल की बात है, जब सोमनाथ टेम्पल को रेजुविनेट कराया जा रहा था तो दौड़ते दौड़ते लोग आए, मौलाना आए औरंगजेब के पास, बोले तुम्हारे रहते सोमनाथ का टेम्पल बन रहा है दोबारा, तुम्हारे रहते। कहते हैं ना ड्रामेबाजी इतना ज़्यादा भयंकर करते हैं लोग बाग, तो फिर क्या ही देते हो तुम लोग, या बंद करा दो। तो औरंगजेब ने सोमनाथ के रेजुविनेशन को बंद करवा दिया, बोला हटा दो उसको। तो जितना रेजुविनेट हुआ था उसको हटवा दिया था, बोले कोई रेजुविनेट नहीं होगा। ये औरंगजेब का एक प्राइमरी और डायरेक्टली हिट था सिर्फ एक टेम्पल पर, सोमनाथ टेम्पल पर। क्यों? क्योंकि रेजुविनेट हो रहा था वो। औरंगजेब का चिट्ठा लिखा हुआ है अभी भी, शाह आलम उसका लड़का था, उसे वो चिट्ठियां लिखा करता था। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि बेटा मुझसे आज एक गलती और हो गई, ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती रही कि मैंने सोमनाथ का टेम्पल गिरवा दिया। शाह आलम की चिट्ठी है, पर्शियन में लिखी गई है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखी गई है। नहीं गिरवाना चाहिए था, ये उसकी गलती रही। रीजन, आप समझ नहीं पाए बाबर की बात, अकबर की बात, हुमायूं की बात, अपनी पूरी लिगेसी बदल दी आपने। आपको इतनी अच्छी तरह से समझाया जा रहा है कि ये देश यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंट्री है, यहाँ पर नमक की तरह रहना है तभी रह पाओगे, आप समझ ही नहीं पाए। सोमनाथ टेम्पल उसकी पहली गलती थी, बहुत बड़ी गलती जिसे कहते हैं, जिसमें उसने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जैसे पिलर की एक ईंट निकाल दी। ठीक, अब ईंट पे ईंट निकालेगा ये, अब आप देखते रहें। दूसरा केशवराज टेम्पल, एक हिस्टोरियन है, नाम लिख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, मासीरे आलमगीरी इनकी किताब है, मुस्ताद खान नाम है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, किताब का नाम लिख लीजिएगा। तो मथुरा में जाट और बुंदेला रिवोल्ट था, और जाटों ने और बुंदेलों ने जो है वहाँ शरण ले ली थी। और फिर जब वहाँ शरण ली तो फिर उस मंदिर में जब शरण ली तो उस मंदिर को आहत किया गया। इस किताब में उन्होंने बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि भाई केशवराज टेम्पल जो था एक पॉलिटिकल कारणों से गिराया जाने वाला कारण था, और विश्वनाथ टेम्पल के भी अपने यही कारण थे। एनसीईआरटी लाया कोई बालक? एनसीईआरटी ठीक है। तो टेम्पल पॉलिसी ये रही, और उसके बाद में जो टेम्पल गिराए कहीं ना कहीं उनके सेनापतियों ने, और आपको पता है कि रूल कैसे होता है।
डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा से एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान में, और उस टाइम पर सिर्फ ये तो है नहीं कि औरंगजेब एक जगह पर है तो हर जगह पर होगा, गवर्नर की पावर भी आपको पता है, ये सब चीज़ें। तो उसमें जब औरंगजेब एक कदम आगे रहेगा तो 10 कदम आगे कौन रहेंगे? गवर्नर, ठीक है, और फॉलोअर्स उसके 20 कदम आगे रहेंगे। ये चीज़ समझते हैं आप? टेम्पल पॉलिसी ऐसे बनेगी। सिर्फ औरंगजेब को गाली देना, ठीक है, औरंगजेब को सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको कारण बता दिए, हालांकि गलत है। सोमनाथ टेम्पल को उसे नहीं गिराना चाहिए था, उसने एक्सेप्ट किया है। आप सिर्फ पर्सनैलिटी देखिए, उसने गिराया, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसलिए अब जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप किताबें जब पढ़ते हो, आप चाहे वो बाबरी मस्जिद की पढ़ते हो या फिर इन टेम्पल्स के गिरने की पढ़ते हो, उसमें एक चीज़ जरूर लिखता है राइटर, बोले कि ये लोग अपने कब्र में जाकर सोच रहे होंगे कि यार ये हमने कर क्या दिया, ये तो लोग बड़े ड्रामेबाजी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। इसके लिए तो हम इतने गुनहगार भी नहीं हैं, समझ रहे हो जी? रूलर होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अलग चीज़ होती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। 1679 में करामाती काम नेक्स्ट उसका काम रहा, बहुत करामाती काम, बाहियात कामों में से एक री इम्पोजिशन ऑफ जजिया 1679। औरंगजेब बड़ा ही भावनात्मक डिसीजन लेता है कभी कभी। उसी भावनात्मक डिसीजन का सबसे बड़ा फैक्टर है जजिया कर, जजिया टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स, री इम्पोजिशन सॉरी। जजिया टैक्स कब हटाया अकबर ने? 1564। और दोबारा कब लगाया इस लड़के ने? 1679 और कहाँ 1564। 125 साल के आसपास बैठेगा अगर आप हिसाब किताब लगाओगे। 125 ईयर्स तक भारत में जजिया नहीं रहा। जजिया तो आपको पता है ना क्या होता है। अब अचानक आप आते हो और मौलानाओं के चक्कर में आकर आप जजिया इम्पोज कर देते हो, ठीक है। जब जजिया री इम्पोज होगा तो भारत में एक तहलका सा मच जाएगा। क्यों मचेगा तहलका? एक तो 80% पॉपुलेशन उस टाइम पर 90% थी, ठीक है। ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस, उल्टे साधे सीधे जो है विद्रोह चल ही रहे थे और हवा मिल गई, ठीक है। और वैसे भी जब जनता नाखुश हो जाए ना राजा से, तो राजा ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता। री इम्पोजिशन, अब जब री इम्पोजिशन ऑफ जजिया लगा दिया, शिवाजी राजपूतों को मजा आ गया। बोले ये देखो मुस्लिम साम्राज्य, क्या मुस्लिम साम्राज्य, उन्हें और हवा मिल गई और लोगों को और उन पर विश्वास हो गया कि हाँ भाई, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, तो जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही किया, और मजबूती मिली उनको। राजपूतों ने पूरे राजपूताना को एक कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हिंदूज आइडेंटिटी। और गवर्नरों को तो मजा आता ही है। आप ये देखो ना,
मिर्जा नाम के एक गुरु थे बाबर के, क्या समझाया था उन्होंने इनको? इल्तुतमिश याद है? क्या समझाया था उन्होंने सूफी संतों ने? बड़ी सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल साइंस, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं। आपकी परसेंटेज 5% या 10% मान लो, 10% लोग आप 90% लोगों के सेंटिमेंट से खेल रहे हो, दिक्कत होगी। यही तो समझाया था सूफी संतों ने, उन लोगों को कामयाबी का रहस्य दिया था। ये औरंगजेब उसी से खेल बैठा। उधर मराठा मजबूत हो गया और उधर राजपूत मजबूत हो गया। उन्होंने दिया नारा, इन्होंने बोला नारा है तहरीन, और उन्होंने बोला हर हर महादेव, जय भवानी। अब ये लड़ाई किंगडम्स की नहीं रही, बल्कि किसकी हो गई? हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई। और गवर्नर्स हो या कुछ भी हो, पॉपुलेशन किस पर डिपेंड कर रही है? 90% पॉपुलेशन किससे बिलोंग कर रही है? हिंदू समाज से बिलोंग कर रही है। उससे खेल रहे हो आप, और फिर खेल चलता है। और सत्ता का खेल तो होता ही बढ़िया है। धर्म उसके लिए पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल है। औरंगजेब ने बहुत बड़ी गलती की, री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, बहुत बड़ी गलती है। इसने पूरे के पूरे पिलर को हिला दिया। हटाओ। मौलानाओं ने, उलेमाओं ने जजिया री इम्पोज करने पर औरंगजेब को कहा जिंदा पीर। क्या कहा? जिंदा पीर। बलि। दूध जल गया किसी का। क्या कहा? जिंदा पीर। हाँ, जिंदा पीर, एक ऐसा पीर जो जिंदा है। और कहा बलि है, बलि। ठीक है, पीर बलियां, पीर बलि। कुछ नहीं था वो, ना वो पीर था, ना वो फकीर था, ना बली था, ना अली था। ठीक है, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का कंफ्यूज्ड राजा था वो। अब उलेमाओं को खुश करा तो उलेमा भी तो उसे खुश करते, तो इसलिए क्या बोला उसे? जिंदा पीर, भली। इतने महान महान राजा मुगल साम्राज्य में हुए, उन्हें तो कुछ कहा नहीं। ये परेशान फाइनेंशियल क्राइसिस इसके में आया हुआ है, इसे कहा जिंदा पीर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये वाली चीज तो सब पर एप्लीकेबल होगी ना, चाहे कोई हिंदू रूलर अगर 10% माइनॉरिटी के साथ। बिल्कुल सब, बिल्कुल 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 रिवोल्ट तो होती है। देखो, खेल सबसे बड़ा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ही है हर जगह पर। अब ये बांग्लादेश म्यांमार में इशू है रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ में। रोहिंग्या यार माइनर और बर्मीज मेजॉरिटी में है। तो जो माइनर लोग हैं उनके साथ में अत्याचार होते ही हैं, कहाँ नहीं होते। यूनाइटेड स्टेट में रेसिज्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी सेक्शन। अब यही गोरे लोग जब काले वाले देशों में जाते हैं, कूटे जाते हैं। फिर आप देखो कभी जाके साउथ अफ्रीका में क्या हाल होता है, गैंग बनाकर ठेप लेते हैं अच्छे से। जब नॉर्थ ईस्टर्न बंदा पढ़ने के लिए दिल्ली में आता है तो उसके कंछड़े पे पड़ जाता है, अच्छे से मारते हैं लोग। बड़ी ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ठीक, तमाम अजीबो गरीब अल्फाज यूज करते जैसे भाई ने यूज किया, चिंकी विंकी। ठीक है,
और जब तुम उनके में जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, तो वो टांग देंगे तुम्हें फिर पेड़ पर। फिर कहते हो भारत का यूनिफिकेशन नहीं हो पाता। अभी तुम यहां माइनॉरिटी में उनको यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो एक्चुअली। तो तुम जब वहां जाओगे माइनॉरिटी बन के, तो तुम्हारा वेलकम नहीं होगा वहां, ठीक है, गाड़ दिया जाएगा तुमको। क्योंकि जितने तुम वाइल्ड हो ना, तुमसे वहां वाइल्ड कौन है, वो है। ये माइनॉरिटी मेजोरिटी का किस्सा है सर। कौन सा? माइनॉरिटी और मेजोरिटी। कुछ और मत समझ लेना, हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ें। बड़ी अच्छी बात कही मोइया मोहतरे ने अभी परसों पार्लियामेंट में, बड़ी शानदार बात कही है, मज़ा आ गया। बोले इस पॉपुलेशन को आप मुसलमान बनाकर हिंदू बन रहे हो, जब ये चले जाएंगे तो आप ब्राह्मण बनोगे, दलित बनोगे, वैश्य बनोगे और शूद्र बनोगे। नेता जो है ना, होता ही वही है जिसके पास विजन हो, जिसके पास में जुबान हो। और तुम भी इस चक्कर में आ मत जाना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ड्रामा और रथ के पहिए हैं, ये चल रहे हैं। एक जाता एक आता, एक जाता एक आता। ये इशूज कभी ख़त्म नहीं होते, कभी भी ना हो। कुरान शरीफ में तो यही लिखा हुआ, क़यामत के रोज़ तक चलेगा। और मुझे लगता है हाँ जी, यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनसिक्योरिटी तो रहेगी भैया। इनसिक्योरिटी ऑलवेज गिव्स द बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन, गिव्स टू द बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन। ट्राइबल समाज आप देखिए, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ, ऋग्वेद में आप कुरान शरीफ की बात करें, ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। लड़के का होना जरूरी है और कुल में लड़कों का होना जरूरी है। ध्यान से समझिए, इसे गलत वे में मत लेके जाना। कुल में लड़कों की पॉपुलेशन का होना जरूरी है और बहुत सारे लड़कों का होना जरूरी है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए और उसके लिए महिलाओं की स्वास्थ्य की बात करता है ऋग्वेद। और उनमें भी किन की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए? लड़कों की। फिर प्रकृति की पूजा की बात करता है, उनकी प्रार्थना की बात करता है कि प्रार्थना में आप एक कुलदीप मांगिए। कौन? कुलदीप मांगिए, दिया सलाई मत मांगिए। ऋग्वेद कह रहा है सर, कुरान शरीफ भी यही कह रही है। एक ही चीज को एम्फेसाइज मत कीजिए, दोनों में सिमिलैरिटी है। कुरान लिखी गई ट्राइबल समाज में, ऋग्वेदिक समाज वो जो ऑल्सो आ ट्राइबल समाज, ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, लिख लीजिए, समझ जाइएगा, बस एक ही फीचर होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो होता है हिंदी में लड़ाई और इंग्लिश में फाइट, वॉर, बैटल। ये लड़ाई ट्राइबल समाज की मुख्य धारा, लड़ाई। और लड़ाई में कुलदीपकों की जरूरत होती है। किसकी? कुलदीपकों की। अब आप उसी टाइम में जाकर तब सोचिए, ये अच्छी बात है। उस टाइम में जाके, अब 2020 में इसे एनालिसिस मत कीजिए, अरे बहुत ही गलत है ये तो, ऋग्वेद बहुत ही बुरी है कुरान शरीफ। पहले उस टाइम में जाओ, टाइम मशीन के थ्रू। टाइम मशीन ये है, तब एनालिसिस करो, समझ में आ जाएगी खेल। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का तो खेल होता ही है, बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ही इसी वजह से बड़ी है
जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपका पढ़ाया जाएगा तो उसका मेन कारण यही था, इनसिक्योरिटी, कि भाई एक लड़का होगा तो 2 लड़के उसकी पहरेदारी के भी नहीं होने चाहिए। क्या पता सीढ़ी उड़ी से गिर उड़ गया तो एक आदत तो बचेगा ही। और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, कम से कम 4-5 तो होने ही चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। खेत में जाकर कभी सांप काट लेता है, आकस्मिक घटनाएं ज़्यादा थी ना पहले, कभी कोई सांप काट लेता है, ठीक है, कभी झगड़ा हो जाता था तो सीधे के सीधे जो है डराती ही चल जाती थी गर्दन पर। कितना क्रूर समाज रहा है, कभी सोच के देखिएगा, पुरानी पिक्चरों में डराती ही चल जाती थी लड़ाई झगड़ों में, समझ रहे हो। तो भैया 4-5 का कम से कम 7-8 का जिम्मा लेकर चलो, तब जाकर 2-4 बचते हैं। ऐसा समाज होगा तो ऐसा ही होगा, इसमें कोई जिम्मेदार फैक्टर नहीं है। और फिर सिख और मुगल के बारे में आपको बताऊंगा मैं आगे, सिखों की पॉलिसी के बारे में। सिखों की और औरंगजेब की जो लड़ाई है, मुगलों की जो लड़ाई है, वो कभी रिलीजियस पॉलिसी की है ही नहीं, कभी भी रिलीजियस पॉलिसी नहीं रही है। ऑलवेज रिमेंबर, इन दोनों की लड़ाई जो रही है वो किसकी रही है? पॉलिटिकल। सिख कोई रिलीजन नहीं था, सिख अपने आप में एक सल्तनत बना रहा था, साम्राज्य बना रहा था पंजाब में। ये चीज मुगल को खलेगी, जैसे मराठा साम्राज्य वैसे ही सिखिज्म। और सिखिज्म पे मैं बताऊंगा आपको, बहुत लंबी क्लास है आज की। सिखों के जो गुरु हैं उसमें क्या है? अरे चाय नहीं है क्या? चाय बना ली थोड़ी देर में। ठीक ठीक ठीक। सिखों के जो गुरु हैं, हाँ, गुरु नानक से लेकर आज मैं सारी स्टोरी सुना दूंगा, वैसे स्टोरी सुनानी है आपको। तो उन लोगों ने जो है गैर मुसलमानों को, गैर धर्मावलंबियों को पनाह देकर मुगलों को चैलेंज किया, ठीक है। अब मुगलों को जब चैलेंज किया, मुगलों ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड पहले से ही आ रहा था, जैसे जैसे उनका परचम लहरता जाएगा मुगल अपनी पॉलिसी को कट्टर करते जाएंगे। गुरु तेग बहादुर पर कहानी और बढ़ गई। वजीर खान नाम के व्यक्ति ने बहुत बुरी तरीके से गुरु तेग बहादुर का अंत किया। आप जब जाओगे जीटीबी नगर या फिर लाल किला तो उसके चौक को देखना आप, लोग बड़ा ही कंसोलिडेट होते हैं और वहाँ पर जो है कंसोलेशन होता है। बड़ा ही मार्मिक चौक है वो, जिसमें गुरु तेग बहादुर वाला फैक्टर सबको इफेक्ट करता है बुरी तरीके से, भाई उन्हें कटवा दिया था, ये करवा दिया था। वजीर खान औरंगजेब का एक सेनापति था, उसकी हरकत थी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई औरंगजेब अवेलेबल नहीं था वहाँ, लेकिन मैंने कहा कि मोनार्की में राजा जिम्मेदार होता है। कहानी जो एंड तक पहुँचती है, मैं अभी बताऊंगा सिखिज्म में, कि गुरु गोविंद तक पहुँचती है। गुरु गोविंद एकदम फुल टॉस रोले में आ जाते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद की तरह, ठीक है। कृपान वगैरह लगा के एक अपनी खालसा की पूरी आर्मी बनाकर वो सामने आ जाते हैं, बोले कि बस अब तो हो ही जाए। और इधर औरंगजेब, उस समय बड़ा मिसमैच चलता रहता है। फाइनली जब औरंगजेब डेक्कन में जाता है तो उसे अकल आती है, कभी बहुत दिनों बाद, और तब जाके वो एक लेटर लिखता है गुरु को।
गुरु को लेटर बड़ा मार्मिक लेटर है, वो आदि ग्रंथ में छपा हुआ साहब, बड़ा शानदार लेटर है, मैं जिक्र करूंगा उसका। बहुत ही सेंसिटिव लेटर है वो कहता है कि मुझे मिलना है आपसे, ठीक। और सिखिज्म तो बड़ा महान लोगों का धर्म है। गुरु गोविंद को जब ये पता चलता है कि भाई फला आदमी ने मुझे इनवाइट किया है, गुरु गोविंद अपना घोड़ा उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। वो सिखिज्म में और गुरु की एक बहुत बड़ी जो है एक तरीके से मुहिम मानी जाती है। डेक्कन की तरफ निकल पड़ते हैं गुरु, पंजाब से। ये डील नहीं हो पाती, मीटिंग नहीं हो पाती, उससे पहले निपट लेते हैं। कौन? हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से सिखिज्म मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आपके आर्ट एंड कल्चर का फैक्टर है सिखिज्म, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। औरंगजेब की सबसे खतरनाक पॉलिसी रही डेक्कन पॉलिसी। ला लिया। अब डेक्कन की बात जब करते हैं, एनीवन इन द क्लास, एनी स्टूडेंट, कैन यू टेल मी द टेरिटरी ऑफ द डेक्कन? टेरिटरी, कोई भी बच्चा, एनसीईआरटी में है। टेरिटरी कहां से कहां तक फैला हुआ है डेक्कन? फ्रॉम नर्मदा रिवर टू कृष्णा रिवर। नर्मदा टू कृष्ण, एटलस साथ में रखा करो। देखिए, नर्मदा रिवर तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि विंध्यान पर्वत है, विंध्यान पर्वत, ठीक है। तो जब हम डेक्कन की बात करते हैं, पहले ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। विंध्यान पर्वत से, माउंटेन से लेकर तुंगभद्रा नदी तक, तुम लेकर आए हो ना ये इंडिया आफ्टर गांधी, इसे जो है ना बाद में डिस्कस करूंगा मैं, रख लेना है इसे। कितने की पड़ी? 580। कहां से? विंध्यान पर्वत से तुंगभद्रा रिवर तक डेक्कन है, डेक्कन। इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा आएगा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा आएगा, तेलंगाना का हिस्सा आएगा, महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं, आपको समझना है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने की बात करता हूं इंडिया की, तो मैं आपसे बार बार एक पर्टिकुलर बात बोलता हूं कि आप इंडिया को 3 हिस्सों में बांटकर इतिहास पढ़ें। कौन कौन से हिस्से हैं? बोलो। नॉर्थ इंडिया, डेक्कन, साउथ इंडिया। ठीक है, सिंपल है। नॉर्थ इंडिया का द्वार है ये खैबर पास। इट इज द गेट वे ऑफ इंडिया, एक्चुअली गेट वे ऑफ इंडिया इन द मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, खैबर पास। तो स्ट्रैटेजिकली नॉर्थ इंडिया के लिए सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। क्या? सिक्योरिटी। नॉर्थ इंडिया हमेशा साउथ इंडिया के पास जाना चाहता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस। बेस्ट वर्ल्ड में डिमांड स्पाइस की है, और स्पाइस के बदले मिलता है हमको क्या? बहुत बढ़िया लड़के, शानदार। बहुत दिनों बाद भूल जाएगी यार तुम। स्पाइस के बाद में मिलता है क्या? गोल्ड। भारत में बहुत सोना है। महिलाओं के कुंडलों को इकट्ठा कर लिया ना तुमने, तो टनों में पहुंचेगा गोल्ड। और गोल्ड इज द सिंबल ऑफ वेल्थ।
सोना तो सबसे एंड टाइम से लेकर आज तक सोना सोना है, समझ रहे हो? ये धातु बड़ी कमाल की है, तभी पूजनीय है इंडिया में। आपने देखा होगा तमाम तरह के रीति रिवाज बना रखे हैं हिंदू रिलीजन में कि भाई रिंग जो पहनते हैं रिंग सेरेमनी में, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? गोल्ड की होनी चाहिए। अगर हीरे के भी बनाने के पहनोगे तो किस में पहनोगे? गोल्ड में। गोल्ड पहनना बड़ा जरूरी है। उधर यूनाइटेड स्टेट में चांदी, सिल्वर। साउथ इंडिया में मसाले हैं, और मसालों में क्या है? सोना है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये इधर जाएंगे, कोशिश करेंगे घूमने की। हमेशा एक ही ड्रीम होता है कि साउथ इंडिया को लूटे। क्या करें? लूटें। डेक्कन ट्रांजिशनल स्पेस है, बीहड़, ट्राइब्स, और इसके लिए बड़ा शानदार शब्द बताया मैंने आपको भाई साहब। डेक्कन के लिए एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है टेरेन। टेरेन टेरेन बोलते हैं इलाका। क्या बोलते हैं? इलाका होता है डेक्कन का। समझ रहे हैं? टेरेन बड़ी कमाल की चीज़ होती है। बोले कि होम कैटर चाहिए, कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मुरादाबाद या रामपुर। क्यों चाहिए? क्योंकि टेरेन है अपना। क्या है? इलाका। क्या होता है इलाका? इसके बारे में सब कुछ बताओ। हाँ, इलाका वो होता है जिसमें कुत्ता भी क्या होता है? वो होता है इलाका जिसमें कुत्ता भी क्या होता है? शेर होता है। और होता है अपने इलाके में जाके जंगली कुत्ते फाड़ देते हैं शेर को। इलाका बड़े काम की चीज़ है बहुत। तुमने देखा नहीं, लड़के लड़के लड़ाई करते हैं आपस में, ये जुवेनाइल जो होते हैं सारे के सारे, जुवेनाइल, एनर्जी फट रही होती है उनकी एकदम। पापा का कट्टा चुरा के भागे आते हैं, रोला चला के बोले हमारे इलाके में आइए पिटेगा तो हमारे इलाके में आइए पिटेगा तू। टेरेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इसकी टेरेन को समझेगा वो कामयाब होगा। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में जो है टेरेन को समझा गया डेक्कन के। मैं थोड़ा सा बता दूं साउथ इंडिया के बारे में, इसके बारे में बता देता हूं क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। ठीक है, थोड़ा समझ जाइए, 5 मिनट बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इधर नर्मदा के पार एक पर्टिकुलर सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट समझते हैं? एक छोटी सी संस्कृति यहाँ जन्म लेती है। उस संस्कृति का नाम आप बता दो, प्रिलिमिनरी का एक क्वेश्चन क्लियर।